की आपके साथ चर्चा हुई थी, साहित्य की चर्चा हमने की थी। साहित्य की व्युत्पत्ति कैसे होती है इस पर हमारी आपके साथ चर्चा हुई। साहित्य से आशय क्या है इस पर चर्चा हुई। फिर हमने आपके साथ चर्चा की कि साहित्य को डिफाइन करने की जो कोशिश की गई है, और उसमें मेनली हमने अपनी चर्चा को आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा तक सीमित रखा। फिर हमने साहित्य के प्रयोजन की चर्चा आपके साथ की, और साहित्य के प्रयोजन की चर्चा करते हुए हमने मैथिली राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति है भारत भारती से जो उद्धृत है कि केवल मनोरंजन ही नहीं कवि कर्म का उद्देश्य होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसकी विस्तार से व्याख्या करते हुए हमने बतलाया था कि किस प्रकार उस समय साहित्य को लेकर दो सोचें आपस में टकरा रही थी। एक डोमिनेंट सोच थी जो साहित्य को मन बहलाव के साधन के रूप में देखती थी। एक डोमिनेंट सोच थी जो साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखती थी। और उस सोच का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे थे, उनका संबंध कहीं न कहीं प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जाकर जुड़ता था? रीतिवादी सोच से जाकर जुड़ता था, रीतिवादी मानसिकता से जाकर जुड़ता था। उन्होंने मनोरंजन, और अगर साहित्यिक संदर्भों में बात करें तो किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं। किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। और अगर आप देखें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के इंटर रिलेशन को समझने की कोशिश करें तो मनुष्य को अगर उदाहरण के रूप में लें, मनुष्य को अगर आप साहित्य मान लें तो भाव पक्ष उसकी आत्मा है। भाव पक्ष मनुष्य रूपी साहित्य की आत्मा है। और शरीर क्या है? कला पक्ष जो है उसका शरीर है। शिल्प जो है उसका शरीर है। शिल्प जो है उसका ढांचा है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो जो कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह किसका हिस्सा है? तो जो कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, यह भाव पक्ष का हिस्सा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस शैली में कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस शैली में कहा जा रहा है, और कहने के लिए जिन जिन उपादानों का प्रयोग किया गया है, उनको वह किसका हिस्सा होंगे? वो कला पक्ष का हिस्सा होंगी। उसको हम शिल्प के अंतर्गत स्थान देते। इतनी बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट? तो अगर आप देखें, कल जो हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, तो अपनी चर्चा के क्रम में हमने कहा था, कल साहित्य के प्रयोजन की चर्चा करते हुए हमने कहा था साहित्य के प्रयोजन। एनसीईआरटी पढ़ करके आप आए हैं आज? तो अगर आप देखें तो हमने कहा था कि दो स्कूल हैं। एक स्कूल जो है साहित्य का प्रयोजन, साहित्य को मनोरंजन के लिए मानता है, और दूसरा स्कूल जो है साहित्य को समाज के लिए मानता है। दूसरा स्कूल साहित्य को जीवन के लिए मानता है। कल इस पर हमारी चर्चा हुई थी। तो जो साहित्य को मनोरंजन के लिए मानेगा, जो साहित्य को मन बहलाव के साधन के रूप में देखेगा,
उसका जोर किस पर होगा? इसका जोर साहित्य के कला पक्ष पर होगा। शिल्प पर जोर होगा। और जो साहित्य को समाज के लिए देखेगा, जो साहित्य को जीवन के लिए देखेगा, उसका जोर किस पर होगा? इसका जोर जो है भाव पक्ष पर होगा। इसी क्रम में हमने क्या कहा? तो इसी क्रम में हमने कहा कि यदि साहित्य मानव है, यदि साहित्य मानव है, तो उस स्थिति में भाव पक्ष जो है यह क्या है? साहित्य की आत्मा है। यदि साहित्य मानव है तो भाव पक्ष साहित्य की आत्मा है, और कला पक्ष या शिल्प जो है यह क्या है? शरीर है। नहीं, जो कला पक्ष या शिल्प जो है यह बाह्य ढांचा होता, और जो भाव पक्ष या आत्मा जो होती है वह क्या होती है? अंतर वस्तु होती है। कला पक्ष या शिल्प बाह्य ढांचे का प्रतिनिधित्व करता, अगर हम इसको कहें तो यह संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, और भाव पक्ष आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हुई आती। इसी क्रम में भाव पक्ष को डिफाइन करते हुए हमने क्या कहा था? भाव पक्ष को डिफाइन करते हुए हमने कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है, तो जो कुछ कहा जा रहा है वह किसका हिस्सा होगा? जो कुछ भी कहा जा रहा है वह भाव पक्ष का हिस्सा होगा, और जिस तरीके से कहा जा रहा है वह क्या होगा? कला पक्ष का हिस्सा होगा। अब तो मतलब समझ में आया? नहीं? तो इसीलिए साहित्य को समाज के लिए, कला को समाज के लिए, साहित्य को जीवन के लिए, कला को जीवन के लिए मानने वाली धारा जो है, साहित्य और जीवन के अंतर संबंध की क्या करेगी? साहित्य और जीवन के अंतर संबंध की वकालत करेगी, पैरवी करेगी। नहीं? और उसी के परिप्रेक्ष्य में साहित्य समाज के लिए कितना उपयोगी है, साहित्य जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसके परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा साहित्य और जीवन की सार्थकता की क्या की जाएगी? इसके द्वारा साहित्य और उसकी जीवन की सार्थकता की पड़ताल की जाएगी। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? ठीक उसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें। जो साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखेगा, तो साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखने वाला जो है वह कहीं न कहीं जीवन के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की उपयोगिता का आकलन नहीं करेगा, जीवन के परिप्रेक्ष्य में साहित्य की सार्थकता का आकलन नहीं करेगा। वह साहित्य
समाज में कहाँ तक साहित्य समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी है, समाज में बदलाव को किस तरह से प्रशस्त कर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी सार्थकता का आकलन नहीं करेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ूं, यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम आते हैं साहित्य और समाज के अंतर संबंध पर। साहित्य और समाज के अंतर संबंध की व्याख्या किन रूपों में की गई है? और यह डायमेंशन है जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह वाला डायमेंशन जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही डायमेंशन इंडिकेट करता है कि एक पाठक के रूप में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। यह इंडिकेट करेगा कि किसी रचना को आप पढ़ रहे हैं तो रचना को पढ़ने का आपका नजरिया क्या होना चाहिए। तो अगर यहां पर भी देखें तो साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए अक्सर पहले तीन छोटे छोटे लाइन को लेते हैं, फिर आचार्य शुक्ल के एक पैसेज को लेंगे, पैराग्राफ को लेंगे हम, नहीं तो एक क्या कहता, साहित्य साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। और तीसरा साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी। देखिए ये दोनों जो है परिभाषाएं, कल साहित्य की परिभाषा जो साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की ओर इशारा करती। साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। दोनों परिभाषाओं को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखा जाता है। पर्याय का मतलब समझते हैं या नहीं? मतलब अगर आप देखें तो एक शब्द समझें, हिंदी में बचपन में आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, नहीं? पर्यायवाची शब्द किसको कहते? ऐसे शब्द जो मिलते जुलते अर्थ को रखते हो, उसी को कहते। लेकिन यहां पर एक दो सावधानियां बरतेंगे, ठीक है? पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की पर्यायवाचकता की एक सीमा होती है। पर्यायवाची शब्दों में अर्थ के मिलने जुलने की सीमा होती है।
एक सीमा के बाद आप अगर देखें तो सेंस बदलते दिखाई पड़ते। मेरी बात समझ में आई? पक्का उदाहरण देके बतला सकते हैं आप में से कोई? जैसे दो शब्द हैं, गौर करें, दो शब्द हैं, एक जटिल शब्द है और दूसरा संश्लिष्ट शब्द है। एक जटिल शब्द है और दूसरा संश्लिष्ट शब्द है। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं या नहीं? लेकिन जटिल कहने से जितनी जटिलता का बोध होता है, संश्लिष्ट कहने से उससे कहीं अधिक जटिलता का बोध होता है। नहीं, दोनों जटिलता की स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन अगर जटिलता की अधिकता है, तीव्रता है, तो वहां पर जटिल की तुलना संश्लिष्ट शब्द का प्रयोग जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। मुझे अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कई बार मैं जटिल शब्द की जगह संश्लिष्ट और संश्लिष्टता की बात करता हुआ आता हूं। जटिल शब्द का प्रयोग मुझे थोड़ा कम करते देखेंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस सेंस को समझे जाने की जरूरत है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। ये दोनों परिभाषाएं जो हैं, इन दोनों को समानार्थी के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है ये दोनों एक ही भाव की दिशा में संकेत करते हैं। एक ही भाव की दिशा में संकेत करते हैं का मतलब दोनों यह बतलाते हैं कि जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप साहित्य की रचना होगी। और कहीं न कहीं हर साहित्य अपने युग, समय, समाज, परिवेश को प्रतिबिंबित करता हुआ आता। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, दोनों परिभाषाओं में एक अंतर है। दोनों परिभाषाओं में अगर आप जाकर के देखें, तो दोनों परिभाषाओं में एक अंतर है। एक, यहां पर जोर किस पर है? दर्पण पर। और यहां जोर किस पर है? प्रतिबिंब पर। दर्पण क्या है? दर्पण वह साधन है जिसमें प्रतिबिंब निर्मित होता है। दर्पण वह साधन है जिसमें प्रतिबिंब निर्मित होता है। और यहां पर आप देखें, यहां प्रमुखता किसकी है? साधन की प्रमुखता है। दर्पण की प्रमुखता है, लेकिन यहां दर्पण की प्रमुखता नहीं है। यहां प्रमुखता किसकी है? यहां प्रमुखता प्रतिबिंब की है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिबिंब की निर्भरता दर्पण पर होती है। प्रतिबिंब की निर्भरता दर्पण पर होती है, अर्थात दर्पण यह निर्धारित करता है कि प्रतिबिंब कैसा निर्मित होगा। वह कन्वेक्स है, वह कनकेव है, वह मतलब उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या
उत्तलावतल दर्पण है। नहीं, तीनों जगह प्रतिबिंब क्या होगा? तीनों जगह प्रतिबिंब जो है अलग अलग होगा। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं तो कहीं न कहीं उस नजरिए की ओर इशारा किया जाता जिस नजरिए से समाज को देखने की कोशिश की गई है। नहीं, समाज का प्रतिबिंब साहित्य में कैसा बनेगा यह उस लेखक के नजरिए पर बहुत हद तक निर्भर करता हुआ आता। नहीं, और यहां पर देखें, नजरिया अगर बदलेगा तो समाज को देखने का नजरिया बदलेगा। आज अगर पूछें, मतलब सिंपल सा उदाहरण आपको दूंगा, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। नहीं, जब 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो 2015 से 18 तक जब आना होता तो मेरी अपनी आदत है रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचों वाले से बात करने की, या अगर गुजर रहा हूं तो पूछता कि बिहार की सरकार कैसा काम कर रही है। तो दो जवाब आते। एक जवाब आते कि बहुत हद तक चीज़ें ठीक ठाक, मतलब ठीक चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। तो समझ जाता ये महागठबंधन का समर्थक है। महागठबंधन का समर्थक है का मतलब यह कि यह जो है सामाजिक समूहों में सवर्णों से आएगा, इसकी संभावना कम है। यह जो है सामाजिक समूहों में सवर्णों की बजाय कहीं न कहीं अवर्णों से होगा। ठीक, अगर पूछता कि बिहार में क्या कैसा शासन चल रहा था, कहता पूरा जंगल राज आ गया है, तो समझ जाइए कि ये जो है एनडीए के समर्थक हैं और इनका सामाजिक आधार जो है वह कहें एक हिंदुत्ववादी पृष्ठभूमि, दूसरा सवर्ण पृष्ठभूमि मोस्टली रही होगी। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन टूटा, एनडीए की सरकार बनी, तब अगर पूछिए कि सरकार कैसा काम कर रही है, तो जो जवाब दे रहे हैं, जिनको कल तक लग रहा था मंगल राज चल रहा है, उनका जवाब आता है कि जंगल राज आ चुका है। नहीं, और जिनको कल तक लगता था कि जंगल राज है, उन्होंने कहा ना अब सब कुछ ठीक है। भाले बात, जीना दूभर हो गया था पिछले 2 साल के दौरान। नहीं, और बड़ी आसानी से उनकी प्रतिक्रिया के जरिए, तो यह उनका नजरिया है, यह उनका नजरिया है जो शासन की प्रभावशीलता के संदर्भ में उनके मंतव्य, शासन की प्रभावशीलता के संदर्भ में उनके रुख, उनके विचारों का प्रतिनिधित्व कर पा रहा है। तो नजरिया शासन को देखने का बदला तो कहीं ना कहीं प्रभावशीलता के मायने भी वहां पर बदलते चले गए। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता, एक बार चंदन को बुला ले। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता। मेरा प्रश्न यह है कि अगर साहित्य केवल समाज का दर्पण होता, अगर साहित्य समाज को केवल प्रतिबिंबित करता, अगर साहित्य जो है वह अपने युग, समय, समाज और परिवेश को जो है चित्रित करने का काम करता, तो क्या आपको लगता है कि हम और आप साहित्य को इतनी अहमियत देते? अगर पृथ्वीराज रासो की रचना आदिकालीन दौर में हुई तो आदिकालीन युग, समाज, समय, समाज और परिवेश, युग, समय, समाज, परिवेश कैसा रहा होगा, यह इतिहासकार के लिए शोध का विषय हो सकता। यह इसका साहित्यकार से कोई लेना देना है क्या? और अगर यही जानना होगा तो हम इतिहास क्यों नहीं पढ़ेंगे जो हम साहित्य पढ़ेंगे? नहीं, अगर हम तुलसी के रामचरितमानस की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और तुलसी के रामचरितमानस की लोकप्रियता केवल हिंदू समाज तक नहीं है,
बल्कि हिंदू इतर समाज के लोग भी रामचरितमानस पढ़ते। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका रामचरितमानस को पढ़ने का केवल यह पर्पस नहीं होता, रामचरितमानस को पढ़ने का केवल यह उद्देश्य नहीं होता कि हम ये जाने कि तुलसी का युग कैसा था, तुलसी का समाज कैसा था, तुलसी का समय कैसा था, तुलसी का परिवेश कैसा था? नहीं। अगर हम इसके कंटेक्स्ट में कहें तो जब हम साहित्य को समाज का प्रतिबिंब या समाज का दर्पण कहते हैं, जब हम साहित्य को समाज का प्रतिबिंब या समाज का हम दर्पण कहते हैं, तो कहीं न कहीं हम यह इस ओर इशारा कर रहे होते कि साहित्य जो है, समाज जो है, वह साहित्य को प्रभावित करता है। साहित्य के स्वरूप के निर्धारण में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होती है। लेकिन साहित्य और समाज का जो अंतर संबंध है, लेकिन साहित्य और समाज का जो अंतर संबंध है, साहित्य और समाज का वह अंतर संबंध क्या करता है? जस्ट मिनट, क्या चार्जर नहीं मिला? ठीक है, रहने दो। तो साहित्य और समाज का जो अंतर संबंध है, तो साहित्य और समाज का यह अंतर संबंध जो है वह कहीं ना कहीं क्या बतलाता है? यह एक तरफा नहीं है। साहित्य केवल समाज को प्रभावित नहीं करता है। कल ही मैंने द अल्केमिस्ट की चर्चा की आपके साथ, पाउलो कोएल्हो के उपन्यास की, और द अल्केमिस्ट की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा? द अल्केमिस्ट की चर्चा करते हुए हमने आपसे कहा कि आपको अनिवार्यतः अपने घर में अल्केमिस्ट रहनी चाहिए, कम से कम जब तक सिविल सेवा के लिए जद्दोजहद आप कर रहे हैं। जब तक सिविल सेवा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको अल्केमिस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तैयारी के क्रम में, क्योंकि तैयारी की प्रक्रिया लंबी है, दीर्घकालीन है, और इस तैयारी के क्रम में देखेंगे तो इमोशन में अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, और इमोशन में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब डाउन फेज आता है तो हमें मोटिवेशन की जरूरत महसूस होती है। जब डाउन का फेज आता है तो ऐसी स्थिति में हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते कि कुछ ऐसी चीजें हों जो हमें ऊर्जा का संचार कर सके, कुछ ऐसी चीजें हों जो हमें मोटिवेट कर सके और इस मन स्थिति से बाहर निकल सके। क्योंकि निराशा, हताशा, उदासीनता, नकारात्मक भाव जो है अकर्मण्यता की ओर ले जाते। ऐसी स्थिति में काम करना जो है वह निरंतर मुश्किल होता चला जाता है। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। क्लियर? यहां तक बातें स्पष्ट हुई? तो जब हम कहते कि साहित्य समाज का दर्पण है, जहां साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, यह साहित्य और समाज के एक तरफा संबंध की बात करता है। एक तरफा संबंध मतलब यह साहित्य पर समाज के प्रभाव की तो बात करता है, लेकिन यह समाज पर साहित्य के प्रभाव की बात करता हुआ नहीं आता। यह साहित्य पर समाज के प्रभाव की बात करता है, लेकिन यह समाज पर साहित्य के प्रभाव की बात नहीं करता, इसलिए यह एक तरफा संबंध की बात करता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी, तो इसका मतलब यह है कि दर्पण के रूप में साहित्य जो है वह समाज से प्रभावित होता है। दर्पण के रूप में साहित्य समाज से प्रभावित होता हुआ आता है, और दीपक के रूप में साहित्य क्या करता? दीपक के रूप में साहित्य जो है समाज का मार्गदर्शन करता है। समाज को प्रभावित करता है।
तो साहित्य समाज का जो अंतर संबंध है, साहित्य और समाज के इस अंतर संबंध की मुकम्मल व्याख्या कौन करता है? साहित्य समाज का दर्पण है परिभाषा, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है परिभाषा, या इसकी मुकम्मल व्याख्या करता है साहित्य समाज का दर्पण है और दीपक भी? कौन सी परिभाषा इसकी मुकम्मल व्याख्या करती? तो साहित्य, चूंकि साहित्य और समाज का संबंध जो है एक तरफा नहीं होता, साहित्य और समाज का संबंध जो है वह, क्या चार्ज में नहीं लगा है क्या? चूंकि साहित्य और समाज का संबंध जो है वह एक तरफा नहीं होता, पारस्परिक होता है। साहित्य समाज से प्रभावित भी होता है और साहित्य समाज को प्रभावित भी करता है। इसलिए अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? इसलिए इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी यह साहित्य समाज के अंतर संबंध, पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता हुआ। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम इसकी चर्चा कर रहे हो, साहित्य समाज की चर्चा कर रहे हो, जब हम किसी रचना को पढ़ रहे हो, तो इन दोनों एंगल से उस रचना को देखने की जरूरत है। जस्ट एक मिनट के बंद कर दो। तो इसलिए मैंने कहा कि साहित्य और समाज का संबंध जो होता है पारस्परिक होता है, साहित्य समाज से प्रभावित भी होता है और साहित्य समाज को प्रभावित करता हुआ भी आता है। यह संबंध दो तरफा संबंध है। इसलिए अगर किसी रचना को आप पढ़ रहे तो आपको उस रचना में देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उस रचना में मतलब रचनाकार का युग, समाज, समय और परिवेश किस रूप में मौजूद है। साथ ही आपको यह भी देखना चाहिए कि रचना अपने युग, समय, समाज और परिवेश को किन रूपों में प्रभावित करना चाह रही है। समाज की दशा और समाज की दिशा को निर्धारित करने में उस रचना की क्या भूमिका है, यह भी आपको सुनिश्चित करनी चाहिए। इतनी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट? अब आगे बढ़ूं। अब मैं आता हूं, आचार्य शुक्ल ने साहित्य समाज अंतर संबंध की व्याख्या कैसे की है। अर्थात और आचार्य शुक्ल आचार्य शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर उपस्थित होते और मेरी जो आपके साथ चर्चा चल रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक धारा आधुनिक काल के पहले से ही, मध्यकाल से ही चली आ रही थी, रीतिवादी धारा, जो साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखती थी, साहित्य को मन बहलाव के साधन के रूप में देखती थी, जो साहित्य को कहीं न कहीं कला की कसौटी पर कसकर देखती थी, साहित्य के कला पक्ष को अधिक अहमियत देती थी, जिसका परिणाम यह होता कि साहित्य जो है वह समाज से कटता चला जाता,
साहित्य जो है जीवन से कटता चला जाता। जीवन के नाम पर उस साहित्य में जो कुछ भी होता है वह होता है प्रेम, श्रृंगार और भोग विलास। इससे इतर जीवन की कल्पना उस साहित्य में नहीं, उस दौर में की जा सकती। तो जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो आधुनिक काल के रचनाकार जो हैं वो कहीं ना कहीं साहित्य को अपने तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आधुनिक काल के रचनाकार जो हैं वे आधुनिक काल के रचनाकार जो हैं वे कहीं ना कहीं एक साहित्य को समाज के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, जीवन के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह औपनिवेशिक शासन की प्रखर दोपहरी है। और चूंकि यह औपनिवेशिक शासन की प्रखर दोपहरी है और औपनिवेशिक सत्ता से मुकाबला करना है, इसलिए बिना औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक कालीन भारत की देश दशा का चित्रण किए बिना यह संभव नहीं था कि उन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। इसलिए मैंने कहा एक दूसरी धारा उभरती, जो धारा साहित्य को समाज के सापेक्ष रखकर देखती है। भारतेंदु नाटक का एक उद्देश्य देशवत्सलता को बतलाते। एक निबंध जो मैंने रेफर किया कल, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, नहीं, जिस निबंध को रेफर किया, जिस निबंध को पढ़ने के लिए कहा था, और मेरा पूरा भरोसा है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। क्या गलत तो नहीं हूं मैं? सही है ना? क्योंकि E.H. कार एक हिस्टोरियन है। तो E.H. कार की पुस्तक जो है व्हाट इज हिस्ट्री है। तो E.H. कार की जो पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री है, तो उस व्हाट इज हिस्ट्री में E.H. कार जो है एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि कोई व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता। इतिहास से हम यही सीखते हैं कि कोई व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता। लाख मैं कहूंगा, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कहने की, नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन नो चेंज। नरेशन पढ़ा है बचपन में, नहीं? तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के नियम जो हैं, तो जब उसमें बतलाया जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना है। खैर, नहीं, मेरा, जानते हैं, मैं आज़ादी का पुरजोर समर्थक हूं और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी को आबाद और बर्बाद करने का पूरा पूरा अधिकार है। कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था, तो अगर उस निबंध में जाकर के देखें, बालकृष्ण भट्ट का निबंध जो है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, उस निबंध में जाकर के देखें तो वैदिक काल से लेकर तंत्रों और आगमों तक करीब करीब 1500 बीसी से लेकर करीब करीब 1500 बीसी से लेकर आप करीब करीब 700-800 एडी तक चले जाएं, तो उन्होंने उस निबंध में दिखाया है कि किस प्रकार साहित्य का स्वरूप बदल रहा है। और उसके सापेक्ष उन्होंने दिखाया है कि साहित्य का जो स्वरूप बदल रहा है, इसलिए समाज का भी स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा। आप अगर गौर करें तो यहां पर कितने लोग हैं जो शाहरुख खान के फैन हैं, शाहरुख खान की मूवी देखा करते, नहीं? आप अगर देखें, क्या आपको नहीं लगता कि 1990 के दशक में शाहरुख खान और यशराज बैनर के नीचे तहत जो मूवी बनाई जा रही थी, जिन दर्शकों को ध्यान में रख के चेतन भगत जैसे सरीखे उपन्यासकार जो है, उन्हीं दर्शकों को टारगेट करके लिटरेचर की रचना कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि लक्षित पाठक वर्ग, लक्षित दर्शक वर्ग जो है वह एक ही है, अलग अलग नहीं है? रुचि की दृष्टि से देखें, टेस्ट की दृष्टि से देखें, तो ये एजुकेटेड मिडिल
एजुकेटेड मिडिल क्लास का यूथ है, जिसको यशराज बैनर ने भी टारगेट किया, जिसको चेतन भगत जैसे रचनाकार भी टारगेट कर रहे हैं। नहीं, साहित्य पढ़ने वाले कितने लोग हैं? मैं साहित्य पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं। साहित्य पढ़ने वाले कितने लोग हैं जो अज्ञे का जो उपन्यास शेखर एक जीवनी आपके सिलेबस में है, उसके 78 पेज की सीमा को क्रॉस कर पाते हैं? जिसने 78 पेज क्रॉस कर लिया शेखर एक जीवनी में, वो पूरी की पूरी शेखर एक जीवनी पढ़ेगा। लेकिन 78 पेज को क्रॉस करना यह बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं देखता हूं जिसने एक टॉपिक पर मेरा क्लास कर लिया, वो किसी और से संतुष्ट होगा, मुझे संदेह है। फ्रैंकली मैं कहता हूं, वो किसी और से संतुष्ट होगा, मुझे संदेह है। लेकिन उस पूरे एक टॉपिक तक टिकना जो है, यह नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। क्या शिल्पी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? शिल्पी पिछले आज तीसरा दिन है और 15 से 20 मिनट होते होते जो है, समझे, भोज में हाथ धो के गायब हो जाती। नहीं, आज भी एक बार गायब हो चुकी है, पता नहीं कैसे दूसरी बार आई है। तो जो बातें मैं कह रहा, तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं और आचार्य शुक्ल क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम देखें। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, अच्छा, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने वह दिखाया। फिर मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा, मैंने यह भी बतलाया। अब अगर देखें तो आचार्य शुक्ल क्या कहते, वही परंपरा विकसित हो रही है। आचार्य शुक्ल क्या कहते, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में आचार्य शुक्ल, बड़ी समस्या है। अच्छा, बड़ी दिक्कत है इसमें। क्या ना देखिए, बार बार मैं कहता हूं ये एक बाजार है, ठीक है, और बाजार का एक वसूल है, ठीक है। या तो बाजार के अनुरूप आप अपने आप को ढालिए, या बाजार धक्का मार के आपको बाहर कर देगी। तीसरा कोई स्कोप नहीं है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में आचार्य शुक्ल साहित्य और समाज के अंतर संबंध की ओर इशारा करते, और साहित्य और समाज के अंतर संबंध की ओर इशारा करते हुए जो पहली बात कहते, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। संचित का मतलब संचय से संचित बना, नहीं, संग्रहित, इकट्ठा, जमा। तो जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, पहली बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा तब यह स्वाभाविक है कि
जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होते चलता है। कर लीजिए बात, रुक जाता हूं। ज्यादा जरूरी है बात कर लेना, क्लास तो बाद में भी चलता रहेगा। तीसरी बात जो ये कहते हैं, और देखें यही है जो प्राइम हमारी रिक्वायरमेंट है, यहां तक हम कल से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक यही बतला देते तब काम नहीं होता। तो तीसरी बात जो यहां पर कही जा रही है वह क्या कही जा रही नहीं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, तब यह स्वाभाविक है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होते चलता है। तीसरी बात है, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। गौर करेंगे, इसमें तो यही बातें की जा रही हैं। अगर प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप कहां मिलता है? तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप समाज में मिलता है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप जो है जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप कहां मिलता? जनता की चित्तवृत्ति का संचित रूप जो है समाज में मिलता। और चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक देश का साहित्य क्या होगा? समाज का प्रतिबिंब होगा। पहली बात तो यहां पर आचार्य शुक्ल कुछ नया नहीं कह रहे, नहीं। दूसरी बात आचार्य शुक्ल क्या कह रहे कि यह जनता की चित्तवृत्ति क्या है? स्थिर है या जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तनशील है? जिस जनता ने 2009 में मनमोहन सिंह जी को धूमधाम से दोबारा वापस लाया था, कांग्रेस को 206 सीटें प्रदान की थी, उसी जनता ने 2014 में कांग्रेस को 44 सीटों पर निपटा दिया। उसी जनता ने 2014 में मनमोहन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बातें स्पष्ट। तो जनता की चित्तवृत्ति जो है वह स्थिर नहीं होती, जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तनशील होती। और जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तनशीलता की व्याख्या करते हुए अक्सर क्या कहा जाता? क्षणैः रुष्टा क्षणैः तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणैः क्षणैः। क्षण में वह खुश होती है, क्षण में वह नाराज होती है।
नहीं क्या? हाँ, नहीं, लोग, ये मनुष्य, ये पर्टिकुलर कोटि के मनुष्यों की प्रवृत्ति है और पर्टिकुलर कोटि के मनुष्यों की भरमार होती जा रही। जो जनता माइग्रेंट लेबर क्राइसिस में वायलेंट थी, नहीं, जब वोट देने की बात आती है तो वही जनता जो है वोट कहां पर जाकर के डालती है? तीर के निशान पर और कमल के निशान पर लगाती है। नहीं, महज 6 महीने में, 7 महीने में चीजें क्या होती है? बदल जाती है। तो जनता की चित्तवृत्ति स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। और चूंकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इसलिए साहित्य का स्वरूप भी स्थिर ना होकर क्या होगा? तो अगर यहां पर जाकर के देखें तो साहित्य के परिवर्तनशील स्वरूप स्थिर ना होकर क्या होगा? साहित्य का स्वरूप भी जो है स्थिर ना होकर परिवर्तनशील होगा। जैसे जैसे जनता के मनोभाव बदलेंगे, जनता के मनोभाव को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चलेगा। साहित्य की संवेदनाओं में भी बदलाव आते चले जाएंगे। कोई डाउट? अब चाहे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन आ रहा हो या साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा हो, यह परिवर्तन क्यों आता है? इस परिवर्तन के आने के पीछे कारण क्या है? थोड़ा सा समझे। जब मैं छोटा था, स्कूल लाइफ में था, तो मेरे समय में तो बच्चे सुसाइड नहीं करते थे, नहीं करते थे। नहीं, आपके समय में बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं? ज्यादा करते हैं या नहीं? हम लोग जब छोटे थे तब मां बाप लात जूतों से भी कूट दिया करते थे, कूट दिया करते थे। नहीं, और बच्चे के रूप में हम लोग जो है हाथ पैर झाड़ फोड़ के फिर थोड़ी देर में जो है रेडी हो जाते थे। ऐसा होता था या नहीं? नहीं। और अभी की स्थिति है, अगर अपने बेटे को कुछ कहता हूं, रास्ते में चल रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश करता तो तुरंत उंगली दबाता है। नो, ये मैनर नहीं है। जो भी बात होगी घर पर बात होगी, जो भी बात होगी घर पर बात होगी, ये मैनर नहीं है। आपको पहले भी कहा है हमने, ठीक है? उतना ही नहीं, अगर गलती से कोई गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट क्या हम लोगों के यहां आएंगे, जो लोग 2-4 लोगों का आना जाना होता वो घरेलू हुई होते। नहीं, अगर कुछ चर्चा चली तो तुरंत आंख तानना शुरू करेगा कि नहीं, जो भी बात आपको करनी हो अकेले में कीजिए। नहीं, आज माँ बाप एक झापर खींच देते तो सुसाइड कर लेता है। एक बच्ची है, क्लास 3 में है या 4 में है, जम्मू में है, ठीक है? तो संयोग से एक सेशन के दौरान उसके संपर्क में आया, उससे मतलब लॉकडाउन के दौरान उस सेशन में कुछ स्पीच कंपटीशन था, जिस स्पीच कंपटीशन में उसको कंसोलेशन प्राइज हम लोगों ने दिया। उस बच्ची ने क्या किया, कंसोलेशन का मतलब डिक्शनरी में जाकर ढूंढा, ठीक है? उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसने जब रोना शुरू किया तो उसकी मदर ने संपर्क किया फोन पर। तो मैंने उसको 10 मिनट 15 मिनट दे करके समझाया, ठीक? फिर चली, फिर जब चली फिर आगे कंपटीशन हुआ। तब मैंने ये महसूस किया दरअसल ये समस्या उस बच्ची की नहीं है, दरअसल ये समस्या इस मदर की है, पेरेंटिंग की समस्या, जो हर कंपटीशन में अपने बच्चे को पहले ही स्थान पर देखना चाहती है, बाय हुक और बाय क्रुक, वो पहले स्थान पर ही देना चाहती।
और जो माँ बाप अपने बच्चे को हमेशा सफल होते हुए ही देखना चाहते, क्या उस बच्चे से आप उम्मीद करते हैं कि वह असफलता को पचा सके? अगर वो बच्चा असफल होगा तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरे कंसर्न को समझिएगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने व्यक्ति का मूल्यांकन जो है, व्यक्ति का मूल्यांकन जो है किस पर करना शुरू किया? भौतिकता की कसौटी पर करना शुरू किया। एक स्टूडेंट के रूप में आप कितने अच्छे हैं, हम इसका मूल्यांकन इस बात के आधार पर करते कि आपने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, आपकी ज्ञान क्या है, आपकी समझ क्या है। क्योंकि ज्ञान और समझ को हासिल करना, ज्ञान और समझ को विकसित करना एक चीज है और प्रतिशत अंक हासिल करना यह दूसरी चीज है। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक चीजें नहीं। निश्चित तौर पर कोशिश दोनों के बीच सामंजस्य की होनी चाहिए, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर के साथ भी तो तालमेल को बनाए रखने की जरूरत है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर वह तालमेल नहीं होगा तो समस्या तो उभर करके आनी ही है। समस्या उभर करके ना आए यह संभव ही नहीं। हम जब मनुष्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन मनुष्यता की कसौटी पर नहीं करते, एक इंसान को इंसान के रूप में देखने की कोशिश नहीं करते, वह इंसानियत की कसौटी पर कितना खरा उतरता, हम यह देखने और जानने की कोशिश नहीं करते, तो हम कैसे यह उम्मीद करते हैं कि समाज में इंसानियत की कद्र बढ़ेगी? यह एक अहम प्रश्न है और उसी अहम प्रश्न की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं। ये जो जनता की चित्तवृत्ति स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, जिसके कारण साहित्य का स्वरूप भी स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है। साहित्य का वह स्वरूप जो परिवर्तनशील है वह किसके सापेक्ष? वह राजनीतिक परिस्थितियों के सापेक्ष, वह सामाजिक परिस्थितियों के सापेक्ष, वह धार्मिक परिस्थितियों के सापेक्ष परिवर्तनशील है। इसलिए अगर हम साहित्य की बेहतर समझ विकसित करना चाहते, तो हमें उस युग, उस समय, उस समाज, उस परिवेश की राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों और धार्मिक परिस्थितियों तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी और उन परिस्थितियों को हमें जानने का प्रयास करना होगा। अगर हम उन परिस्थितियों तक पहुंचने की कोशिश करते, अगर हम उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते, तो शायद साहित्य की एक बेहतर समझ वहां पर विकसित हो सकती। यहां पर गौर करेंगे, आचार्य शुक्ल ने राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की, यहां पर गौर करेंगे आचार्य शुक्ल ने सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की, यहां पर गौर करेंगे आचार्य शुक्ल ने धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा की। लेकिन यहां पर गौर करेंगे आचार्य शुक्ल ने आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा नहीं की। आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा आचार्य शुक्ल ने क्यों नहीं की? आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा न किए जाने के पीछे कारण क्या है? तो अगर आप जाकर के देखें तो यह 1929 का वर्ष है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। और अगर आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि आचार्य शुक्ल के द्वारा इतिहास के लिखे जाने की प्रक्रिया जो है 24-25 के आसपास शुरू हो चुकी है। नहीं, उस समय तक वामपंथ जो है, वामपंथ ने 24-25 में भारत में दस्तक देना शुरू किया और राजनीतिक धरातल पर वामपंथ ने 24-25 में दस्तक देना शुरू किया। साहित्य तक वामपंथ को पहुंचते पहुंचते, वामपंथ के प्रभाव को पहुंचते पहुंचते अपेक्षाकृत समय लगा। इसलिए आचार्य शुक्ल से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों की भी चर्चा करते। लेकिन आज जब हम साहित्य के परिवर्तनशील स्वरूप की व्याख्या करेंगे, तो आज तो वामपंथ जो है और वामपंथी चेतना का साहित्य पर असर जो है वह अपने चरम पर है। और ऐसी स्थिति में जो है निश्चित तौर पर हमसे यह अपेक्षा होगी
कि साहित्य के परिवर्तनशील स्वरूप को हम राजनीतिक परिस्थितियों के सापेक्ष समझने की कोशिश करें, आर्थिक परिस्थितियों के सामाजिक परिस्थितियों के सापेक्ष समझने की कोशिश करें, धार्मिक परिस्थितियों के सापेक्ष समझने की कोशिश करें और आर्थिक परिस्थितियों के सापेक्ष समझने की कोशिश करें। और इसलिए किसी भी टेक्स्ट को जब मैं डिस्कस करूंगा तो पहला डायमेंशन होता जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करता कि रचनाकालीन पृष्ठभूमि क्या है। रचनाकालीन पृष्ठभूमि क्या है, उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, उस समय की धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, और वे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां जो हैं इस साहित्य के स्वरूप को किन रूपों में प्रभावित कर रही हैं। इसी इंटर रिलेशन से हमारे हर टॉपिक पर खंड ख के जो टेक्स्ट हैं, हर टेक्स्ट पर चर्चा इसी पृष्ठभूमि से शुरू होती है। अब बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न हो तो बतला सकते। साहित्य और समाज के अंतर संबंध को हाँ, पेज में प्लस कीजिए ना सर, ऐड हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा हट जाएगा। हाँ, इसमें ऐड कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। शुक्ल जी सर, साहित्य और समाज के अंतर संबंध पर जब बात करते हैं हाँ, तो सर यहाँ दीपक की बात नहीं हो रही। अब उलझिए नहीं, उलझिए नहीं, उलझिए इसलिए नहीं, उलझिए इसलिए नहीं क्योंकि जब आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से आप गुजरेंगे, तो जब आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से आप गुजरेंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ को पाएंगे कि वे जब कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे होते तो कृष्ण भक्ति ने समाज को किन रूपों में प्रभावित किया है, समाज में भोग और विलास को कैसे बढ़ावा दिया है, आचार्य शुक्ल उसकी चर्चा कर रहे होते। जब तुलसी की चर्चा कर रहे होते तो तुलसी की चर्चा के क्रम में वो बतलाते हैं कि तुलसी ने आगे बढ़ करके उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उन सामाजिक परिस्थितियों को, सामाजिक चिंताओं को तुलसी ने किस प्रकार रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत? बढ़ू आगे। अब अगला मैं आता हूं। साहित्य के स्वरूप निर्धारक तत्व। साहित्य का स्वरूप निर्धारण, और अगर साहित्य के स्वरूप निर्धारण की बात करूं तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगे? पहले एक बार मैं पॉइंट आउट कर लेता। पहला डायमेंशन है साहित्य को लेकर रचनाकार की सोच। दूसरा, तदयुगीन परिस्थितियां। जिसकी चर्चा हमने की। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और
सांस्कृतिक। तीसरा डायमेंशन रचनाकार का सामाजिक पारिवारिक परिवेश, चौथा डायमेंशन रचनाकार का व्यक्तिगत जीवन दर्शन, उस पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, नहीं, और एक अलग से, यद्यपि इसके साथ भी चर्चा कर सकता हूं, एक अलग से बिंदु मैं पिक करूंगा, तदयुगीन साहित्यिक परिदृश्य। तदयुगीन साहित्यिक परिदृश्य। नहीं, अब जरा गौर करेंगे इस पर। मेरी तदयुगीन परिस्थितियां जो हैं, तो तदयुगीन परिस्थितियों पर मेरी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इस पर मेरी चर्चा आपके साथ हो चुकी है। साहित्य को लेकर रचनाकार की सोच, जरा इसको समझें। नहीं, इसके कुछ पहलुओं पर हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी है। जो रचनाकार साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखेगा, वह रचनाकार मनोरंजकता के तत्व को कहीं अधिक महत्व देगा। साहित्य के कला पक्ष को वह कहीं अधिक महत्व देगा। और जो रचनाकार साहित्य को समाज के लिए मानेगा, जो साहित्य को जीवन के संदर्भ से जोड़कर देखने का हिमायती होगा, वह साहित्य की समाज सापेक्षता पर बल देगा। उसके साहित्य में जीवन को कहीं अधिक जगह मिलेगी, उसके साहित्य में समाज को कहीं अधिक जगह मिलेगी। और उसका जोर समाज और जीवन पर होगा, न कि उसका जोर कला पक्ष पर होगा। तो साहित्य को लेकर, रीतिकालीन कवियों की साहित्य को लेकर सोच अलग थी। इसलिए रीतिकालीन साहित्य में अभिव्यक्ति पक्ष को प्रमुखता दी गई, शिल्प पक्ष को प्रमुखता दी गई, काव्यगत सौंदर्य को प्रमुखता दी गई, और संवेदना के धरातल पर प्रेम एवं श्रृंगार चित्रण को प्रमुखता दी गई। भक्त कवियों की सोच अलग थी। इसलिए भक्त कवियों ने चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो जयसी हो, चाहे वो सूर हो, भक्त कवियों ने अनुभूतियों को कहीं अधिक महत्व दिया, संवेदनाओं को कहीं अधिक महत्व दिया, जीवन को कहीं अधिक महत्व दिया। अगेन उन्होंने जो है समाज को कहीं अधिक महत्व दिया।
रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का आगमन होता है। आधुनिक काल में जब आते हैं तो आधुनिक काल के रचनाकारों ने, क्योंकि आधुनिक काल में वे रचनाकार भी मौजूद थे जिनकी सोच रीतिवादी थी, जो साहित्य को मनोरंजन के साधन के रूप में देखते थे। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक सोच ने रीतिवादी सोच को हाशिए पर पहुंचाने का काम किया। परिणाम हुआ साहित्य को युग, समय और समाज से जोड़ने की कोशिश शुरू हुई और साहित्य में युग जीवन के यथार्थ को प्रमुखता मिलने लगी। साहित्य जीवन के करीब पहुंचा, साहित्य समाज के करीब पहुंचा। अब बातें स्पष्ट हुई क्या? प्रेमचंद के साहित्य को देख लें और देवकी नंदन खत्री के साहित्य को देख ले, दोनों का फर्क आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। बिहारी की रचनाओं को देख ले, निराला की रचनाओं को देख ले, दोनों के फर्क स्पष्ट हो जाएंगे। देव और पद्माकर की रचनाओं को देख ले, भारतेंदु की रचनाओं को देख ले, दोनों के फर्क आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो यह साहित्य को लेकर उनकी सोच की भिन्नता है जो उनके साहित्य की स्वरूपगत भिन्नता को जन्म दे रही है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब इसी के कंटेक्स्ट में देखें, दूसरी बात देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा नहीं? विलियम वर्ड्सवर्थ कौन थे? तो रोमांटिसिज्म के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज नथिंग बट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कविता और कुछ नहीं, कविता क्या है? भावों का अविरल प्रवाह है। अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ कविता को अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते, अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखते, और उनका मानना है कि यह अनुभूति ही है जो शब्दों में ढलकर कविता का रूप लेती है, सहज और स्वाभाविक रूप से। बातें स्पष्ट हुई। अब अगर आप जाकर के देखें, ऐसा रचनाकार जो अनुभूति को महत्व देगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा रचनाकार जीवन और जगत से, ऐसा रचनाकार जीवन और जगत से उतना जुड़ा होगा जितना उसे होना चाहिए, या जितने होने की अपेक्षा हम आप करेंगे? नहीं। कहीं ना कहीं अनुभूतियों को महत्व देने वाला, मैंने एक शब्द यूज किया था वर्कशॉप वाले दिन, सेमिनार जिस दिन था, कि जो हाइपर सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव लोग किसको महत्व देते? अनुभूतियों को महत्व देते। और हाइपर सेंसिटिव लोग चूंकि अनुभूतियों को महत्व देते हैं, इसलिए आप देखेंगे वो अपनी कल्पना की एक दुनिया निर्मित करते और कल्पना की उस दुनिया में वे विचरण करना शुरू कर देते। कल्पना की उसी दुनिया में वे विचरण करते रहते हैं। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, एट द सेम टाइम अगर आप देखें, कल आज्ञे की पंक्ति मैंने कोट की थी नहीं? आज्ञे की पंक्ति कोट करते हुए कहा था, सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद है केवल, उन्हें जरा दबा कर रखो। तो आज्ञे की सोच यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ की सोच से अलग है या मिलती जुलती है? अलग है नहीं? विलियम वर्ड्सवर्थ भावनाओं को अहमियत देते, विलियम वर्ड्सवर्थ इमोशन को महत्व देते, कविता के केंद्र में इमोशन को रखते, सेंटिमेंट को रखते, सेंसिटिविटी को रखते। और आज्ञे क्या करते? तो आज्ञे जो है भावनाओं को दबाने की बात करते। आज्ञे क्या कहते? बुद्धि से काम लेने की बात करते नहीं? आज्ञे भी मेरी तरह कहते हुए क्या दिखाई पड़ते? और मेरी तरह नहीं कहते, मैं उनकी तरह कहता हूं।
अज्ञे भी मेरी तरह उनकी तरफ मैं भी क्या कहता कि इमोशन के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती, यद्यपि यह भी सच है कि इमोशन के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यह बात अज्ञे में आई कहां से? एक मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से एग्जाम्पल लिया, दूसरा इंडियन लिटरेचर से एग्जाम्पल लिया। अज्ञे में यह बात आई कहां से? टीएस इलियट। टीएस इलियट बड़े लिटरेरी थिंकर हैं, जैसे हमारे यहां आचार्य शुक्ल हैं। तो टीएस इलियट की सोच जो है वर्ड्सवर्थ की सोच से अलग है। जहां वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज नथिंग बट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन, वहीं पर टीएस इलियट क्या कहते? वहीं पर टीएस इलियट कहते हैं कि अज्ञे की शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखेंगे, उसकी भूमिका में अज्ञे ने टीएस इलियट को उद्धृत किया। थ्योरी ऑफ इम्पर्सोनिफिकेशन उसको कहते, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो अज्ञे लिखते हैं इलियट को कोट करते हुए, भोगने वाले प्राणी और रचने वाले कलाकार के बीच हमेशा भेद होता है। भोगने वाले प्राणी और रचने वाले कलाकार के बीच हमेशा भेद होता है। एक रचनाकार जो होता है भोगने वाला प्राणी भी होता है और रचने वाला कलाकार भी होता है रचनाकार के रूप में, नहीं? दोनों के बीच डिफरेंस की बात टीएस इलियट कहते हैं। और टीएस इलियट कहते हैं कि ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा रचना उतनी ही महान होगी और रचनाकार उतना ही महान होगा। अब जरा रुक करके सोचे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं पोएट्री इज नथिंग बट ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन, तो अगर पोएट्री भाव कविता भावों का अविरल प्रवाह होगी, भावों का निरंतर प्रवाह होगी, तो भोगने वाले प्राणी और रचने वाले कलाकार के बीच डिफरेंस संभव होगा। क्योंकि भोगने वाला प्राणी जो महसूस करेगा वही उसे ही शब्दों के जरिए अभिव्यक्ति देगा, वहां पर वह फर्क समाप्त होता दिखाई पड़ेगा। बातें अब समझ में आ रही या नहीं? तो अगर आप देखें टीएस इलियट की परंपरा से किनका संबंध जुड़ता? अज्ञे का संबंध जुड़ता। विलियम वर्ड्सवर्थ और टीएस इलियट की परंपरा विलियम वर्ड्सवर्थ की परंपरा के अगेंस्ट है। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते? तो एट द सेम टाइम आप यह पाते हैं कि एक दूसरी परंपरा विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और अगर हिंदी साहित्य में हम जाकर के देखें तो हिंदी साहित्य में आपने सुमित्रानंदन पंत का नाम सुना होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। बचपन में उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बचपन में आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो अगर हम जाकर के देखें सुमित्रानंदन पंत के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हम क्या पाते हैं? सुमित्रानंदन पंत कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नहीं लगता कि लगभग वही बातें हैं जो बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नहीं? तो अगर आप देखें तो जो रचनाकार जो है जिससे प्रभावित होगा, जो रचनाकार जिससे प्रभावित होगा, अगर छायावादी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रभावित हैं, रोमांटिसिज्म से प्रभावित हैं, तो उनकी रचनाओं में भावनाओं और संवेदनाएं छलकती दिखाई पड़ती हैं। और अगर अज्ञे टीएस इलियट से प्रभावित हैं तो उसी स्थिति में जो है वे कहीं ना कहीं कविता में
भावनाओं को नियंत्रित रूप में अभिव्यक्ति देने की हिमायत करते हैं, अनुभूतियों को नियंत्रित रूप में अभिव्यक्ति देने की हिमायत करते हैं। बातें स्पष्ट हुई? तो यहां पर हमने क्या चर्चा की? हमने आपके साथ चर्चा की कि किस प्रकार साहित्य को लेकर रचनाकार की सोच जो है साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। फिर मैंने चर्चा आपके साथ क्या की? फिर मैंने ये चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं आचार्य शुक्ल के कंटेक्स्ट में कि किस प्रकार तदयुगीन परिस्थितियां जो हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां साहित्य के स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाती। तीसरा जो कंटेक्स्ट इमर्ज करता हुआ आता, तीसरा कंटेक्स्ट हमने कहा तो हमने कहा रचनाकार का सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश। अब एक उदाहरण फिर दूंगा, ठीक है? देखिए, उदाहरणों के जरिए चीजों को ग्रैस्प करना क्या होता है? आसान होता है। रचनाकार का सामाजिक पारिवारिक परिवेश जो है कैसे साहित्य को प्रभावित करता? देखिए, कबीर हैं और तुलसी हैं, दोनों को जानते हैं, दोनों से आप परिचित हैं। भारतेंदु से आप परिचित हैं। भारतेंदु ने कहा एक बार कि इस धन ने हमारे पूर्वजों को खाया है, इस धन ने हमारे पूर्वजों को खाया है, अब मैं इस धन को खाऊंगा। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि भारतेंदु जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे, तो वह पारिवारिक पृष्ठभूमि, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजभक्ति डोमिनेंट थी। राजभक्ति का मतलब समझते हो? उस समय जो है वह अंग्रेजों का शासन था, और राजभक्ति का मतलब ब्रिटिश महारानी के प्रति भक्ति। ब्रिटिश महारानी के प्रति भक्ति का तत्व क्या था? प्रबल था। और उस राजभक्ति के कारण कहीं न कहीं उनका परिवार समाज के प्रति अपने दायित्वों, देश के प्रति अपने दायित्वों, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों की कहीं न कहीं उपेक्षा कर रहा था। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस स्थिति को देखकर भारतेंदु में एक रिएक्शन होता। भारतेंदु को लगता है कि उनके परिवार की राजभक्ति के मूल में जो है धन का लोभ है, और धन के लोभ में ही उनके पूर्वजों ने अपना जमीर बेच दिया। अपना जमीर किसके हवाले कर दिया? ब्रिटिश महारानी के हवाले कर दिया। नहीं, अब लेकिन मैं इससे समझौता करने वाला नहीं, मैं अब इस धन को खाऊंगा। मतलब मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता, ये धन रहे या जाए। तो वहां पर देखे भारतेंदु की जो सामाजिक पारिवारिक परिवेश, उस सामाजिक पारिवारिक परिवेश से भारतेंदु की आधुनिक दृष्टि की जो टकराहट होती है, उस टकराहट की पृष्ठभूमि में भारतेंदु की देशभक्ति आकार ग्रहण करती हुई आती। नहीं, लेकिन कई बार क्या होता, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, एक बुक का नाम लिख लेंगे, बुक बाइबिल है हिंदी साहित्य के लिए मेरी नजरों में। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के पाठकों को, छात्रों को ये बुक अनिवार्यतः पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। बुक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और यह बुक है
रामस्वरूप चतुर्वेदी के। ठीक है, ये बुक अनिवार्यता आपके पास होनी चाहिए, भले पढ़ें या ना पढ़ें। तो अगर आप देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि विचार और संस्कार में हमेशा टकराहट होती है। विचार और संस्कार में हमेशा टकराहट होती है, और अगर देखा जाए तो तात्कालिक संदर्भों में संस्कार विचार पर भारी पड़ते हैं। तात्कालिक संदर्भों में संस्कार विचार पर भारी पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे विचार संस्कारों को अपने अनुरूप परिवर्तित करते चलते हैं। नहीं, आप अगर देखें, अक्सर ये एग्जाम्पल देता, 1993 में मैं दिल्ली गया, उसी समय हमारे कुछ और भी बैचमेट गए, तो उन्हीं में एक भाई बहन थे, दोनों गए दिल्ली, साथ ही रहना था, एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गया, रामजस कॉलेज में, एनवायरमेंटल साइंस में। अब स्थिति ये होती कि हर एक दिन के बाद जो है, एक दिन का गैप पर भाई बहन में जबरदस्त मारपीट होती, क्योंकि नॉर्थ कैंपस का खुला माहौल, दोनों पहुंचे, दोनों की अपनी जिंदगी। नहीं, भाई दिन भर लड़कियों के साथ खुद घूम रहा है, उसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपने बहन को किसी लड़के के साथ घूमते देखता तो अंदर का भाई जाग जाता था, ये चीज नागवार लगता था। नहीं, और कई बार बीच बचाव करने के लिए फादर मदर तक को आना पड़ा, और लास्टली बहन को बैरंग वापस ले जाया गया। अब यहां पर देखें, या तो हम प्रगतिशील हैं, हमारी सोच एडवांस है, या हम ट्रेडिशनल हैं। नहीं, जब अपनी बारी आती तो हम प्रगतिशील हो जाते, जब बहन और बेटी की बारी आती है तो वहां पर सारी प्रगतिशीलता हमारी धरी की धरी रह जाती। कहीं न कहीं हमारे जो संस्कार हैं वो हमें जकड़ लेते हैं, ना संस्कारों से के जकड़न से हम मुक्त हो पाते, और न संस्कारों के जकड़न से हम मुक्त होने की कोशिश करते। बातें समझ में आ रही हैं ये? तो इस चीज को समझने की हम कोशिश करें कि ये जो विचार और संस्कार का द्वंद्व होता, कबीर को देखें, तुलसी को देखें। कबीर की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? जुलाहे की पृष्ठभूमि से आते, जुलाहा परिवार से कबीर होते, बुनकर जाति से होते। नहीं, जिसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, जिसके लिए वर्ण और जाति का प्रश्न जो है जीवन और मरण के प्रश्न के रूप में सामने आता। इसलिए कबीर की रचनाओं को पढ़ें तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया गया है? वर्ण और जाति पर किया गया है। लेकिन तुलसी की समस्या वो नहीं है जो कबीर की समस्या है, क्योंकि तुलसी उच्च वर्णीय पृष्ठभूमि से आते थे, ब्राह्मण परिवार से आते थे। नहीं, तो वर्ण और जाति के दंश को तुलसी को नहीं सहना पड़ा, कबीर को सहना पड़ा। इसलिए तुलसी के यहां जाकर के देखेंगे तो वर्ण और जाति की रूढ़ियों के प्रति तुलसी का तेवर उतना उग्र नहीं है जितनी उग्रता हमें कहां दिखाई पड़ती, जितनी उग्रता हमें कबीर के यहां दिखाई पड़ती है। अब बातें, तो तुलसी की समस्या क्या थी? तो तुलसी की समस्या थी कि पैदा लेते ही मां के द्वारा त्याग दिया गया, भिखमंगों की टोली में परवरिश हुई,
आर्थिक अभाव तुलसी को लगातार सालता रहा। तो कबीर के लिए चुनौती सामाजिक विषमता की है। कबीर के लिए चुनौती सामाजिक विषमता की है, तुलसी के लिए चुनौती आर्थिक विषमता की है। और इसलिए तुलसी ने आर्थिक विषमता पर जितना लिखा है, जितना जोरदार हमला बोला है, नहीं तो अगर आप देखें तुलसी और कबीर की भिन्न भिन्न सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, और उस पृष्ठभूमि में कबीर और तुलसी को जो जीवनानुभव रहे, उन्होंने उनके साहित्य की संवेदना और साहित्य के स्वरूप को निर्धारित करने में अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाई या नहीं निभाई, ये बातें स्पष्ट हैं। अगला डायमेंशन क्या है? अगला डायमेंशन है रचनाकार का व्यक्तिगत जीवन दर्शन, उस पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव। नहीं, कभी अकेले में बैठ करके सोचिएगा, अकेले में बैठ करके सोचिएगा आप किससे प्रभावित हैं, उसी से न प्रभावित होंगे जिससे करीबी स्तर पर जुड़े होंगे। मेरी जब चर्चा चल रही थी आपके साथ सेमिनार के दौरान, तो सेमिनार के दौरान मैंने कहा था कि शेखर एक जीवनी पर लगभग 3 महीने तक मैंने काम किए, और फिर मैंने कहा कि जब आप शेखर एक जीवनी से गुजरेंगे ना, तो कई बार मेरी याद आएगी। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सर का रिफ्लेक्शन इसमें, सर में इसका रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि उसने चेतन अवचेतन के स्तर पर हमें, मूल्यों के स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर उसने बड़े गहरे स्तर पर हमें प्रभावित किया, नहीं? और अगर प्रभावित किया है तो सोच और विचार से लेकर के लेखन तक वह प्रभाव अभिव्यक्त तो होगा या नहीं होगा। आज अगर मुझसे पूछे क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि मेरी नजरों में न कुछ सही है न कुछ गलत है, न कुछ नैतिक है न कुछ अनैतिक है। एक प्रश्न उभर करके सामने आया, वो मेरे सामने एक अधेड़ व्यक्ति जिनकी उम्र जो है करीब 60-65 साल जिनकी उम्र रही होगी, एक अधेड़ व्यक्ति जो है, संयोग से 2 शादियां की, दोनों वाइफ गुजर गई, बच्चे बड़े बड़े थे, बड़े बड़े बच्चे नाती पोते वाले हो गए। उनका जीवन एक मोड़ पर पहुंचा। उन्होंने उस महिला से शादी करने का निर्णय लिया जिस महिला को कभी वो मुंह बोली बहन बोला करते थे, जिस महिला ने उन्हें राखी तक बांधी। ठीक है, अब जब ये प्रश्न उभर करके सामने आया तो मैंने इस प्रश्न पर सोचना शुरू किया कि आखिर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था। क्या उसने गलत किया? क्या उसने गलत किया? और मुझसे अगर पूछे तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। निष्कर्ष पर यह पहुंचा कि वो व्यक्ति अगर यहां तक पहुंचा तो एक लंबी जद्दोजहद के पास बाद पहुंचा होगा, अपने आप से एक लंबी लड़ाई के बाद पहुंचा होगा, और कम से कम उसमें इतनी तो ईमानदारी रही कि दुनिया क्या सोचेगी उससे बाहर निकल करके उसने अपनी अनुभूतियों को महत्व दिया, और उस अनुभूतियों के आलोक में उसने अपने संबंधों को रिडिफाइन किया और उस संबंध को जीना शुरू किया। इतनी तो ईमानदारी उस व्यक्ति में है। हम पसंद करें, हम उस व्यक्ति से नफरत करें, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। वह
अगर आपने उन मनोभावों को दबा करके उस संबंध को उसी रूप में जीता रहता, और क्या पता जो चीजें बाद में प्रकाश में आई वो चीजें पहले से मौजूद रही हो। गलत तो मैं नहीं कह रहा, नहीं, उसके पास ये भी तो विकल्प रहे होंगे, जैसे जीता था वैसे जीता रहता, उन चीजों को फ्लोर पर आने देने की जरूरत नहीं थी। ये निर्णय तो आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बातें कही कि कई बार जो है आपको यह समझना होगा कि वो रचनाकार जो है वह किस विचारधारा से प्रभावित है, किस दर्शन से प्रभावित है, किस चिंतन से प्रभावित है, किन चिंतकों से प्रभावित है, और यह प्रभाव उसकी रचना में किस धरातल पर प्रकट हो रहा है। देखिए, साहित्य, बार बार मैं कहता हूं, साहित्य को जब आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो मनोविज्ञान ने क्या किया, मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर के सामाजिक व्यवहार तक को पढ़ने का, समझने का अवसर हमें प्रदान किया। और जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो शिकायती लहजा खुद ब खुद कम होता चला जाता है। अगर प्रेमचंद के गोदान में गांधीवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता, मार्क्सवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता, तो इसका मतलब है कि प्रेमचंद के भीतर गांधीवाद और मार्क्सवाद को लेकर के द्वंद्व रहा होगा, और यह द्वंद्व केवल प्रेमचंद का द्वंद्व नहीं रहा होगा। राष्ट्रकवि दिनकर कवित्व और कोयला कविता में लिखते हैं कि अच्छे लगते हैं मार्क्स, किंतु प्रेम अधिक है गांधी से। अच्छे लगते हैं मार्क्स, किंतु प्रेम अधिक है गांधी से। प्रिय है शीतल पवन, पर प्रेरणा लेता आंधी से। नहीं चाहता युद्ध लड़ाई, लेकिन यदि ठनेगी शांतिवाद से मेरी अपनी एक नहीं बनेगी। एक नहीं है दोनों ध्रुव मेरे भीतर धसे हुए, सभी सत्य अपने अपने शिखरों पर है बसे हुए। क्या ये गांधी और मार्क्स का जीवन आधुनिक भारत के जीवन का द्वंद्व नहीं बन गया है? आज भी गांधी और मार्क्स के बीच हम झूलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे? क्या यह सच नहीं कि गांधी को हम पूरी तरह से ठुकरा नहीं पाते और मार्क्स को हम स्वीकार नहीं कर पाते तमाम आकर्षण के बावजूद? क्या यह सच नहीं है? मैं एक बात अक्सर कहता, गांधीवाद और कुछ नहीं, गांधीवाद और कुछ नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा की आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में की गई पुनर्व्याख्या है। मेरे शब्द पर गौर करेंगे। गांधीवाद और कुछ नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा की आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में की गई पुनर्व्याख्या है। जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करेगा वह गांधी से प्रेम करने को विवश होगा। जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करेगा वह गांधी से प्रेम करने को विवश होगा। गांधी से प्रेम करने को विवश हुए प्रेमचंद, गांधी से प्रेम करने को विवश हुए प्रसाद, गांधी से प्रेम करने को विवश हुए निराला, गांधी से प्रेम करने के लिए विवश हुए नागार्जुन, गांधी से प्रेम करने के लिए विवश हुए रेणु। गांधी को दरकिनार करके, गांधीवाद को दरकिनार करके भारतीय संस्कृतिवादी होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधी और गांधीवाद के मूल में मौजूद है सहिष्णुता और समन्वय का वह तत्व जो भारतीय संस्कृति की प्राणधारा है। गांधी और गांधीवाद के मूल में मौजूद यह सर्वधर्म संभाव क्या है, या तुलसी की समन्वयवादी चेतना क्या है, हम चर्चा करेंगे। तुलसी पर चर्चा के क्रम में, भक्तिकाल पर चर्चा के क्रम, तुलसी की समन्वयवादी चेतना क्या है और बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है? क्या एक कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखाई पड़ती है यहां पर? बुद्ध के मध्यम मार्ग, तुलसी की समन्वयवादी चेतना और
गांधी के सर्वधर्म संभाव, अशोक के धम्म, अकबर के सुलह किल, क्या एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई पड़ती? मेरी बातें समझ रहे हैं ये नहीं? तो इस चीज को समझने के लिए दिमाग का दही बनाना होगा। बिना दिमाग का दही बनाए सोचेंगे कि 5 गो पॉइंट मिल जाए, रट करके लिख लेंगे, नहीं तो रट करके लिख करके एवरेज तक पहुंच सकते हैं। और एवरेज तक पहुंचने का मतलब है कि ओवरऑल पेपर में आप बिलो एवरेज जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन के आंसर में एवरेज मेंटेन करेंगे तो ओवरऑल पेपर में आप बिलो एवरेज जाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न में एवरेज आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे सामान्यतः। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो इसलिए जब भी किसी काव्य आंदोलन को पढ़े, जब भी किसी रचना को पढ़े, जब भी किसी रचनाकार को पढ़े, तो हम यह जरूर देखने की कोशिश करें कि उस रचनाकार पर उस रचनाकार की रचना दृष्टि क्या है, उसका व्यक्तिगत जीवन दर्शन क्या है, जीवन को लेकर उसका नजरिया क्या है, व्यक्ति को लेकर उसका नजरिया क्या है, समाज को लेकर उसका नजरिया क्या है, मानव को लेकर के नजरिया क्या है, वह किन किन चिंतकों और दार्शनिकों के संपर्क में आया है, किस साहित्य के संपर्क में आया है, और वह संपर्क उसकी रचना दृष्टि को किन रूपों में प्रभावित कर रहा है। और लास्ट बिंदु, तो लास्ट बिंदु है तदयुगीन साहित्यिक परिदृश्य। उस समय का साहित्यिक परिदृश्य क्या है, वह भी तो हमारी सोच को प्रभावित करता। उस समय का साहित्यिक परिदृश्य क्या है, यह भी तो हमारी सोच को प्रभावित करता। नहीं, जिस दौर में दलितवादी लेखन का जोर होगा, जो गैर दलितवादी लेखक होगा उसके साहित्य में भी दलितवाद की झलक दिख ही जाएगी। जिस दौर में स्त्रीवाद का जोर बढ़ेगा, गैर स्त्री या पुरुष लेखक भी होंगे, उनकी रचनाओं में भी उसकी झलक मिलेगी। जिस दौर में आदिवासी लेखन का जोर होगा, उस दौर के गैर आदिवासी साहित्य में भी आदिवासी विमर्श की झलक दिख ही जाएगी। नहीं तो वह रचनाकार उस दौर के साहित्यिक आंदोलन से किन रूपों में जुड़ा हुआ है, नहीं, और कहां तक वह प्रभाव को ग्रहण कर रहा है उस दौर के साहित्यिक आंदोलन से, और कहां तक उस साहित्यिक दौर में वह अपनी भिन्न एवं विशिष्ट पहचान के साथ उपस्थित है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या देखेंगे। कोई डाउट यहां तक में अगर है तो बोल दो। नहीं तो आज की चर्चा यहीं पर मैं रोकूंगा। इतिहास से कैसे अलग साहित्य है? इतिहास और साहित्य अरे होगी, लंबी चर्चा होगी। हसुआ के ब्याह में हम लोग खुरपी का गीत ना करें केवल, यद्यपि मेरी आदत वही करने की है।